Hello everyone, I am your friend, your teacher Lakshmi Bhardwaj. In the previous video, we have learnt the methods of measurement of length. We have done parallax method for measuring the length indirectly. Today we will do second type of indirect method and also measure mass and time. So let us start. Before starting the video, if you like my video, then please press on like button and share this video, and if you are new on my channel then subscribe also. So let us start. इनडायरेक्ट मेजरमेंट, तो हमने कल एक मेथड किया था पैरालैक्स मेथड। उसमें क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे कि जिस ऑब्जेक्ट तक हम पहुंच नहीं सकते उसको मेजर करने के लिए उसको हम इनडायरेक्टली यानी इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करते हैं। जैसे मून से लेके और अर्थ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, ठीक है। वो हमने पैरालैक्स मेथड से किया था। टुडे वी विल डिस्कस द साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, इसको हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ले रखी है, वो हमने मून मान लिया, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर शेप दिख रही है पूरी, ये मून है। और ए से लेके बी तक ये क्या है, ये इसका डायमीटर है। तो हम ओ पॉइंट पे खड़े हैं टेलीस्कोप लेके, ठीक है, अर्थ के ऊपर। और हम ओ पॉइंट से क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं मून को किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से, ठीक है। तो हमें क्या दिखेगा, उस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक सर्कुलर डिस्क टाइप की शेप दिखेगी, ठीक है। यानी जो मून है वो सर्कुलर डिस्क टाइप में दिखेगा हमें जब हम ओ पॉइंट पे ऑब्जर्व करेंगे टेलीस्कोप की हेल्प से, ठीक है। कुछ ऐसे जैसे इस फिगर में एक ह्यूमन बीइंग खड़ा है, ठीक है, उसके हाथ में टेलीस्कोप है। वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से क्या कर रहा है, मून को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी उसे मून का डायमीटर मेजर करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो एंगल है ए ओ बी, ठीक है, इस फिगर में जो एंगल है ए ओ बी जिसको हमने थीटा मानना है उसको मेजर करेंगे किसकी हेल्प से, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का क्या मतलब होता है, टेली का मतलब होता है फार यानी दूर, और स्कोप का मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो हम दूर की ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेलीस्कोप की हेल्प से सबसे पहले जो एंगल ए ओ बी है उसको मेजर किया, उसको हमने मान लिया थीटा, ठीक है। और ये जो थीटा एंगल है ये किसके बीच में है, जो टू अपोजिट पॉइंट है ना, यानी इस फिगर में ए और बी डायमेट्रिकली टू अपोजिट पॉइंट्स है ना, इन दोनों की डायरेक्शन के बीच जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा, ठीक है। तो थीटा एंगल हमने मेजर कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें फॉर्मूला पता है क्या, अगर हमें एंगल निकालना हो तो क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। और इस फिगर में जो आर्क लेंथ है, अब ये देखो ए ओ बी एक ट्रायंगल शेप्ड फिगर बन गया। तो हमने पैरालैक्स मेथड में क्या किया था, जो बेस लाइन थी वो क्या थी, आर्क लेंथ मानी थी ना। तो ऐसे ही इस फिगर में आर्क लेंथ क्या हो गई, ए बी, ठीक है, आर्क लेंथ क्या होगी ए बी। और जो रेडियस है यानी स्मॉल आर है उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, वो हमने एस मान ली, ठीक है। यानी ओ से लेके ए तक और ओ से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है यानी जो रेडियस है उसको हमने क्या मान लिया, उसको एस मान लिया। अब हमें क्या निकालनी है, आर्क लेंथ निकालनी है ना, यानी ए बी निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, एस इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अब अगर हमें ए बी कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एस का अगर हमें पता है और थीटा का हमें पता है तो हम ए बी को मेजर कर सकते हैं। दैट इज इनडायरेक्ट मेथड सेकंड टाइप, ठीक है, यानी साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस मेजरमेंट ऑफ मास। जैसे हमने लेंथ को मेजर किया ना टू मेथड से, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ऐसे ही हम मास को मेजर करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मास का हमें पता होना चाहिए कि मास होता क्या है। तो मास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो मैटर कंटेन है ना, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, दैट इज मास, ठीक है। जैसे मान लो कोई बलून है, उसके अंदर हम एयर फिल करते हैं, तो उस बलून के अंदर जो मास होगा या सॉरी मैटर होगा वो क्या होगा, वो एयर फील्ड है ना वो होगा, और उसके कारण उसका क्या होगा, मास होगा। अब बात मेजरमेंट की है, ठीक है, सॉरी मेजरमेंट की स्पेलिंग गलत है इसमें, आप ठीक कर लेना। तो जो मेजरमेंट है
जो मेजरमेंट है उसकी बात करते हैं कि हम मास को मेजर कैसे करेंगे। तो आप सिंपली दुकान पे जाते हो, ग्रोसरी की दुकान पे यानी पंसारी की दुकान पे जाते हो, तो वो वहाँ पे क्या तराजू वगैरह रखते हैं ना, ठीक है। तो हम नॉर्मली जो मास है उनको कैसे मेजर करते हैं, तराजू वगैरह से, ठीक है। अब देखो ये वेइंग मशीन है, ठीक है, ए और बी यहाँ पे वेट रखे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि जो मास है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है यानी चेंज होता है। जैसे हमने कल लेंथ को किया था ना उस प्रीवियस वीडियो में कि जो लेंथ है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है यानी उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही मास को देखते हैं कि जो मिनिमम मास है वो कितना होता है, ठीक है, कितना हो सकता है, और जो मैक्सिमम मास है वो कितना हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं और फिर उनके जो ऑर्डर ऑफ मास है ना वो दे रखे हैं। तो फर्स्टली इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटम के अंदर पाया जाता है यानी शेल्स में, ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। अब एटम खुद इतनी स्मॉल एंटिटी है, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट्स के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अब एटम के अंदर भी ये इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मतलब एटम के अंदर ही मिलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितनी छोटी है, तो इसकी जो मास है इसका वो किस ऑर्डर का है, 10⁻⁻31। नेक्स्ट वन इज प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में मिलते हैं, जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। इनका मास कितने ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻27। नेक्स्ट वन इज डस्ट पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल। अब हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक धूल के छोटे कण का जो मास है वो लगभग कितना होता है, 10⁻⁻9। नेक्स्ट वन इज रेन ड्रॉप। रेन आज वैसे आ रही है, ठीक है, तो जो रेन है उसकी जो ड्रॉप है यानी एक बूंद, उसका मास लगभग कितना होता है, 10⁻⁻6। नेक्स्ट वन इज मून। मून का जो मास होता है वो लगभग कितना होता है, 10⁻23। नेक्स्ट वन इज अर्थ। अर्थ का कितना होता है मास, 10⁻25, यानी जो अर्थ है वो हैवी होती है किससे, मून से। अब जो सन है वो अर्थ से हैवी होता है, उसका कितना होता है, 10⁻30। नेक्स्ट वन इज मिल्की वे। अब मिल्की वे क्या है, ये गैलेक्सी है, ठीक है, हमारी गैलेक्सी है, इसका कितना होता है मास, 10⁻42। और लास्ट वन इज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी जो हमारी कंप्लीट यूनिवर्स है जिसमें सोलर सिस्टम, हमारी सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट सब कुछ इन्वॉल्व है, उसका मास कितने ऑर्डर का होता है, लगभग 10⁻55, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब टाइम हम किस में देखते हैं, घड़ी में ही देखते हैं ना। तो घड़ी क्या होती है, जो अपने आप की प्रोसेस को लगातार बार बार रिपीट करती रहे, ठीक है। तो जो भी चीज़ अपनी प्रोसेस को उसी पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करे, रिपीट करे, वो एक क्लॉक होती है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग में भी एक नेचुरल क्लॉक होती है, क्या, हार्ट बीट, ठीक है, जब तक वो जिंदा होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होती है, एक नेचुरल क्लॉक होती है, ठीक है। अब जो टाइम है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो क्या क्या डिवाइसेस हैं, क्या क्या मेथड्स हैं वो देखते हैं। देयर आर 4 डिवाइसेस। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स, थर्ड वन इज रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड फोर्थ वन इज एटॉमिक क्लॉक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। अब देखो ओसिलेटर का क्या मतलब, ओसिलेट करना, ठीक है। ओसिलेट का मतलब होता है अपनी जो मीन पोजीशन यानी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उससे आगे और पीछे डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर क्या है, इसमें हम कैसे टाइम को मेजर कर पाते हैं। इसमें एक एसी मोटर लगी होती है, ठीक है। अब एसी क्या होती है, अल्टरनेट करंट, ठीक है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज होती रही, ठीक है। तो देखो इसमें एक एसी मोटर लगी रहती है जो रोटेट करती है, और जो उसका रोटेशन है ना वो एक मतलब ये लगा लो कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रोटेट करती रहेगी। तो ये चीज़ क्या कर रही है, अपने आप को बार बार उसी टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद क्या कर रही है, रिपीट कर रही है ना अपनी रोटेशन को, ठीक है। तो ये किसकी तरह वर्क करेगी, ये जो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर है किसकी तरह वर्क करेगा, एक क्लॉक की तरह, यानी हम इसमें टाइम इंटरवल को मेजर कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। इलेक्ट्रॉनिक, अब देखो इसमें क्या यूज होता है, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स में भी यूज होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन चिप भी यूज होती है उसमें।
तो वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर, ठीक है, इनमें क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर की हेल्प से क्या प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, थोड़ा सा बताती हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो फील्ड आ रहा है ना, फील्ड हम खेत को भी बोलते हैं, तो खेत क्या है, एक एरिया ही तो है, एक स्पेस ही तो है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके चारों तरफ का स्पेस है, किसी भी एक चार्ज का, ठीक है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसके चारों तरफ का जो एरिया है, जो स्पेस है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नेटिक यानी मैग्नेट, ठीक है। तो जो मैग्नेट के चारों तरफ का जो एरिया होता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर होते हैं ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए। वेव क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करती रहती है, ट्रैवल करती रहती है लगातार। तो स्मॉल टाइम पीरियड, इनका मतलब जो ओसिलेशंस का, ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जब ये ओसिलेट करती हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद करती हैं, ठीक है, यानी इनका जो ओसिलेट करने का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो यानी एक किसकी तरह बिहेव कर रही हैं, एक क्लॉक की तरह। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ओसिलेटर को हम टाइम मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज रेडियो एक्टिव डेटिंग, ठीक है, रेडियो एक्टिव। देखो अब रेडियो और एक्टिव टू वर्ड्स डोमिनेट कर रहे हैं। रेडियो का मतलब है, मतलब एक तरह से आप ये लगा सकते हो, रेडियो वेव्स होती है ना, ठीक है, और एक्टिव का मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। रेडियो एक्टिव डेटिंग, देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, वो इतने एक्टिव होते हैं कि जब अगर हम उन्हें एनर्जी प्रोवाइड ना भी करें ना, तो उनमें से है ना बहुत मतलब हाई एनर्जी के पार्टिकल्स अपने आप, मतलब बिना एनर्जी प्रोवाइड के अपने आप हाई एनर्जी पार्टिकल्स उनमें से निकलते रहते हैं, ठीक है, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लेकिन रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या है, ये एक टेक्निक है, ठीक है, और इसमें है ना बहुत लॉन्ग टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है ये रेडियो एक्टिव डेटिंग, ठीक है। और कितने ऑर्डर तक के टाइम का, 10⁻17 सेकेंड, ठीक है। जैसे अर्थ, हमें पता है जो हमारी अर्थ है ये बहुत पहले बनी थी, यानी बहुत काफ़ी टाइम हो गया ना, तो जब हमें एज ऑफ अर्थ मेज़र करनी हो तो हम रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज़ करते हैं। ऐसे ही एज ऑफ फॉसिल्स, अब फॉसिल्स क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जैसे जीव जंतु मर जाते हैं ना, जैसे खाद बोलते हैं हम जनरली, ठीक है, तो जैसे जीवाश्म ईंधन यानी जो जीव मर जाते हैं ना, तो वो मतलब एक तरह से जैसे खाद यूजफुल होती है ना, ऐसे ही ये है ना क्या बनाते हैं, एक फ्यूल देते हैं हमें। तो अगर हमें उनकी क्या निकालनी हो, हमें एज निकालनी हो, एज ऑफ फॉसिल्स, तो हम रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज़ करते हैं। ऐसे ही एज ऑफ रॉक्स, यानी कोई भी मान लो चट्टान, कोई पत्थर कितना पुराना है उसकी मतलब एज निकालनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग। फोर्थ वन इज एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक, अब इसमें एटम वर्ड आ रहा है ना, तो इसमें पक्का इसमें कोई एटम यूज होगा, तो कौन सा एटम होता है इसमें, सीजियम एटम, ठीक है। तो जो सीजियम एटम होता है ना वो क्या प्रोड्यूस करता है, पीरियोडिक वाइब्रेशन। पीरियोडिक से एक वर्ड आ रहा है क्या, पीरियड, ठीक है, हमारे स्कूल में जनरली पीरियड लगते हैं, ठीक है। तो पीरियड क्या होते हैं, मान लो 40 या 45 मिनट का एक पीरियड लगता है, तो वही प्रोसेस 4-5 जितने भी पीरियड लगते हैं वही प्रोसेस लगातार एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या होती है, रिपीट होती है ना। तो कोई भी चीज़ एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या करे, रिपीट करे, ठीक है। तो जो बेल लगती है हमारी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 4-5 मतलब अपने आप को रिपीट करती रहती है ना, उसी को हम पीरियड्स भी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे पीरियोडिक वाइब्रेशन, ठीक है, यानी वाइब्रेशन का मतलब एक कंपन टाइप में होता है। तो जो सीजियम एटम होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, यानी उसका जो टाइमिंग है ना वो फिक्स है कि मान लो 5 मिनट के बाद या फिर 5 सेकंड के बाद या 10 मिनट के बाद, ठीक है, अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा उस वाइब्रेशंस को। तो यानी एक तरह से किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक क्लॉक की तरह, इसलिए इसको सीजियम क्लॉक भी कहते हैं। तो ये 4 मेथड्स थे किसके लिए, टाइम इंटरवल को मेज़र करने के लिए। ये रेंज दे रखी है टाइम इंटरवल की, ठीक है, कि कम से कम टाइम किसी चीज़ का कितना हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। तो
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेती हूँ। जो 11 नंबर है वो वाला, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट बीट्स, ठीक है, कि मान लो जो हमारी हार्ट बीट चलती हैं, ठीक है, तो दो लगातार हार्ट बीट आने तक का जो उनके बीच का जो मतलब ये लगा लो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 10⁻�0 सेकंड में है ये सारे। नेक्स्ट वन इज ट्रेवल टाइम ऑफ लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ, यानी मून से लेके अर्थ तक पहुंचने में जो लाइट है वो कितना टाइम लेती है, दैट इज ऑल्सो 10⁻�0। और हमें पता है किसी की भी पावर 0 क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रेवल टाइम ऑफ लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ, सन से लेके अर्थ तक यानी सूरज से लेके पृथ्वी तक जो लाइट रे है वो पहुंचने में कितना टाइम लेती है, 10⁻² सेकंड। नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, सैटेलाइट मतलब जो स्काई है उसमें भेजी जाती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है 10⁻⁴ सेकंड। नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। अब देखो हमें पता है जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है जिसके कारण दिन रात बनते हैं, और जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है जिसके कारण साल बनता है, ठीक है। तो जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे रोटेट करेगी तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा 10⁻⁵ सेकंड। और जब नेक्स्ट वन इज जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी तब कितना टाइम लगेगा 10⁻⁷ सेकंड। नेक्स्ट वन इज एवरेज लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जो हम हैं मतलब ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जो एवरेज लाइफ होती है उसका टाइम पीरियड कितना है 10⁹ सेकंड। एंड लास्ट वन इज एज ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, जो हमारी यूनिवर्स है उसकी एज कितनी है, उसकी एज है 10⁻17 सेकंड। नाउ वी विल डिस्कस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर क्या है, इसमें क्या होगा, हर जो क्वांटिटी मिलेगी ना हमें वो 10 की पावर में मिलेगी, और जो 10 की पावर होगी ना दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है, यानी इट गिव्स अस वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू, यानी इसमें हमें लगभग मिलती है वैल्यू, एक्चुअल जो रियल वैल्यू होती है ना वो नहीं मिलती कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही मिल जाए, जो उसके आसपास होती है ना वो वैल्यू मिलेगी, और किसकी पावर में होगी वो 10 की पावर में होगी, और जो 10 की पावर में जो वैल्यू होगी ना दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। अब इसमें 2 रूल्स हैं, कौन कौन से देखते हैं। ए नंबर लेस देन 5 इज ट्रीटेड एज 1, अब कोई नंबर अगर 5 से छोटा होगा ना तो उसको हम ट्रीट करेंगे 1 की तरह, ठीक है, और कोई नंबर अगर 5 से लेके 10 के बीच में होगा ना उसको हम 10 की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर 5 खुद भी होगा ना तो भी वो 10 की तरह ही ट्रीट होगा, ठीक है। तो द पावर और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट पावर को ही बोलते हैं, ठीक है, द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ 10 सो ऑब्टेन्ड रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। क्लियर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें रेडियस ऑफ अर्थ का पता है कितनी होती है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है। अब देखो 6.4 जस्ट ये क्वांटिटी लेते हैं क्योंकि ये जो पीछे वाली क्वांटिटी है जो मल्टीप्लाई में है वो तो ऑलरेडी 10 की पावर में है ही, तो इसको हम देखते हैं ये किस में कन्वर्ट होगी। अब 6.4 हमें पता है 6.4 5 और 10 के बीच में लाई करती है, और हमने रूल क्या पढ़ा था कि कोई भी क्वांटिटी अगर 5 और 10 के बीच में लाई करेगी तो उसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे 10 की तरह। तो 6.4 की जगह क्या हो जाएगा 10, और इंटू में 10⁶ था ही। अब हमें पता है क्या, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब देखो बेस सेम ही है ना, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 6 यानी 10 10 है, यानी जो इसका आधार है जो इसका बेस है वो सेम है, तो यानी पावर ऐड होंगी। तो जो फर्स्ट वाला 10 है उसकी पावर 1 है, और जो सेकंड वाला 10 है उसकी पावर 6 है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी 1 + 6 कितनी हो जाएगी पावर 10⁻⁷ हो जाएगी। यानी यहाँ पे ऑर्डर क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्डर हुआ 7। ऐसे ही 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमने कोई नंबर ले रखा है 499, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल में लिख लेंगे ताकि ये 10 की पावर में एक्सप्रेस किया जा सके। तो हमने इसको कैसे लिखा 4.99 इंटू 10⁻²। इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो
4.99 को ऐसे लिखा है डेसिमल में। अब इसको सिंपल लिखोगे तो क्या लिखोगे 499/100, क्योंकि 2 डेसिमल के बाद है, सॉरी 2 नंबर्स के बाद है डेसिमल, और इनटू में 10⁻² है, यानी जो 100 होता है, तो 499/100 और इनटू में 100, 100 से 100 कट के 499 ही बनाना, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो 4.99, अब देखो 4.9 5 से छोटा है ना, और 5 से छोटा हो तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, 1 की तरह, तो यहाँ पे 4.99 की जगह 1 हो जाएगा, और इनटू में 10⁻² था ही, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 10⁻² क्या हो जाएगा 10⁻²। यहाँ पे ऑर्डर क्या हुआ 2, क्योंकि पावर 2 आई है ना 10 की, तो ऑर्डर वही होगा जो 10 की पावर होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 999, ठीक है। 999 को भी हमने कैसे लिख लिया 9.99 × 10⁻²। अब देखो 9.99 ये क्या है, 5 और 10 के बीच में लाई कर रहा है ना 9.9, तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे 10 की तरह ट्रीट करेंगे, और इनटू में 10⁻² है ही। क्लियर। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यानी 10⁻1 + 2 कितनी हो जाएगी 10⁻3। तो जो इसका ऑर्डर है वो कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि जो पावर होती है वही ऑर्डर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 501 यानी 501। अब देखो इसको भी हमने ऐसे लिख लिया 10 की पावर 2 में, ठीक है, एक्सप्रेस कर दिया, तो कैसे लिखा 5.01 × 10⁻²। अब देखो 5.0 यानी ये एग्जैक्ट 5 ही है, और हमने क्या पढ़ा था रूल कि अगर 5 खुद होगा ना तो वो 10 की तरह ट्रीट होगा, तो 5.0 को हमने 10 की तरह ट्रीट किया तो 10 लिख दिया, और इनटू में 10 की पावर 2 है ही, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, और ऑर्डर क्या होता है जो 10 की पावर होती है वही, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा 3। तो हमारी वीडियो ये कंप्लीट होती है, और जो सी पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कोई डाउट हो, ठीक है, कोई चेंजमेंट करवानी हो तो कमेंट, और सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।